हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ कैलोरीमेट्री। पिछले क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री में एक चीज पढ़े थे, टेम्परेचर स्केल के बारे में। इन जनरल टेम्परेचर स्केल, डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना या केल्विन में कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह। फिर उसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है ना। और डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एक तो पढ़े थे डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, और दूसरा की हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन्ड या टोटल नेट हीट एक्सचेंज बाय क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, ये बात किए थे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किए थे और उसके हेल्प से एक दो क्वेश्चन किए थे। हमको लगता है कुछ सवाल इसमें क्या होता है ना कि एनर्जी के चेंज से, कई बार काइनेटिक एनर्जी के जो होता है उसके लॉस से हीट एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी के लॉस से जो हीट एनर्जी कन्वर्जन होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन है बेसिकली, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमको कराना था, तो कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे एक सवाल है, मार्कर कहाँ गए भाई, लिख रहे थे ना हम लोग, तो मार्कर यहाँ है ना। मार्कर में पेन हुआ ना, स्मार्ट बोर्ड की दुनिया का मार्कर को पेन कहते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए एक बुलेट है, अ बुलेट ऑफ मास m is moving with velocity v, ठीक। it is suddenly stopped, ठीक। if all the heat is used in increasing the temperature, then find the change in temperature of bullet, specific heat capacity of bullet is equal to S, ठीक है। मतलब कह रहा है कि एक बुलेट है, लाइट बहुत ज्यादा है क्या, अब ठीक है। इसमें ये तो ज्यादा चमक रहा है वर्ड। अच्छा, वही सामने वाला का कहाँ है स्विच। अच्छा, हाँ अब ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है मास का, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर वो v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके पास कुछ एनर्जी होगा, किस फॉर्मेट में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, है ना। और फिर हम उसको अचानक से रोक दिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, जैसे होता क्या ना, जैसे तुम देखोगे कि अचानक कोई कार जा रहा है, ठीक है, उसके पास वो बहुत तेजी से ब्रेक लगाया, तो स्किड किया और उसके बाद चक्का को छूकर गर्म होगा, है ना। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। और तो मेरे पास एनर्जी का कभी भी जो है, हमेशा एनर्जी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या तुमसे कह रहे हैं कि भाई स्थिति ये है कि एक m मास का बुलेट है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m
वी स्क्वायर, है ना। अब क्या है कि अगर ये पूरा का पूरा एनर्जी यूज हो जाएगा किसमें, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी लूज होगा तो हीट में होगा ही, ठीक है। उस हीट के साथ दो चीज हो सकता है कुछ हीट जो है इन्वायरमेंट में चले जाए और कुछ हीट जो है वो खुद एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाए। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, 0। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम, एंड हीट जो जनरेट हुआ, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो डेल्टा क्यू है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सवाल वाला क्या कह रहा है कि जो भी हीट जनरेट हुआ वो कहां कन्वर्ट हुआ है, वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज हुआ। जो भी हीट जनरेट हुआ वो सब का सब हीट वो एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके क्या किया, अपना टेम्परेचर बढ़ा, एनवायरमेंट में कोई भी हीट नहीं गया। तो हम इसी डेल्टा क्यू को क्या लिख देंगे, एम एस डेल्टा थीटा। यस और नो बोलो। तो क्या हम 1 और 2 के हेल्प से ये बात लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2s। वी स्क्वायर बाय एस इज डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। ओके, अब हम तुमको यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि तुम इस एक्सप्रेशन को देख करके इसमें कहीं मास आया है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा वो क्या मास पे निर्भर करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इज दैट ओके, कोई समस्या कोई परेशानी। कई बार ऐसा भी कह सकता है कि भाई फलाना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब या इज यूज्ड एज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हो सकता है बोलता है कि 50% यूज किया गया है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है उसका 50% हम लोग एम एस डेल्टा टी के बराबर लिख देते हैं, ठीक है, बाकी तो एनवायरमेंट में चले जाता है। इज दैट ओके, तो ये है, इसको लिख लीजिए पहले, और भी सवाल कराएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। वैसा ही एक और क्वेश्चन है दोस्त, जिसमें मैंने पहले बोला है कि किसी स्फीयर को छोड़े हैं किसी हाइट से, तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्राउंड पे पहुंचने पे वो सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो बेसिकली जो भी पोटेंशियल एनर्जी है अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, है ना, बोलो। तो उस पे बेस्ड एक सवाल है, मैंने मतलब हम सवाल पे बाद में आएंगे। बेसिकली हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एम मास का एक स्फीयर है, ठीक है सर, और ये हाइट h से रिलीज किया गया, तो v इनिशियल क्या है, 0, और जब यहाँ आएगा तो इसका वेलोसिटी v फाइनल हो जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा फाइनल वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा वो एम जी एच के बराबर होगा, और बाद में ये सारा काइनेटिक एनर्जी किसके में कन्वर्ट हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। तो ये वाला चीज जो होने वाला वो क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा थीटा, है ना। तो क्या हम इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि जो भी ये पोटेंशियल एनर्जी है अल्टीमेटली वही किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में। तो कैन आई राइट इट एज एम जी एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, है ना। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी एच बाई एस, जी एच बाई यस और नो, बोलो। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर का रेशियो होगा वो निर्भर करेगा h बाई एस पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कोई भी बॉल हो सेम ही होगा। क्या इस बात से एग्री करते हो, पक्का। तो क्या हम ऐसा बात कह सकते हैं कि दो अलग अलग मास पे तो निर्भर नहीं कर रहा, पक्का ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो अलग अलग बॉल को अलग अलग हाइट से छोड़ेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर चेंज होगा। डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा थीटा 2 किसके बराबर होगा, H1
बाय S1 अपॉन, यस और नो, क्योंकि डेल्टा थीटा 1 हो जाएगा G इंटू H1 बाय S1 और डेल्टा थीटा 2 क्या हो जाएगा G इंटू H2 बाय S2, यस और नो। इसमें H1 क्या है, वो बॉल जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है उसको H1 हाइट से रिलीज किए हैं, तब फाइनली उसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, डेल्टा थीटा 1। कोई दूसरा बॉल, उसका मास चाहे जो भी हो, लेकिन उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी H2 है, उसको H2 हाइट से रिलीज किए हैं, तब उसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, डेल्टा थीटा 2। इज दैट ओके? इसमें कोई समस्या? पक्का? ये सब रटने का चीज नहीं है दोस्त, ये सारी चीजें जो है बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। हम इसमें क्या टूल यूज कर रहे हैं कि भाई एनर्जी जो होगा वो नाश नहीं होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। इज दैट ओके? अब हम अपने ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं, इसमें कोई समस्या? क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ो कि देयर आर टू स्फीयर्स ए एंड बी विथ मासेस इन द रेशियो 2:3। एक का मास और दूसरे का मास, उनका रेशियो कितना है, 2:3। तो इस कहानी से सीख मिली कि m1 बाई m2 बराबर, ये डेटा जो है वो हमारे लिए कोई यूजफुल है नहीं, यूजलेस है, क्योंकि फाइनली मास से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, फिर भी लिख लिए। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द रेशियो 2:3। तो S1 बाई S2 जो है वो कितना है, 2/3। बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये बहुत जरूरी है दोस्त कि यहाँ पर जो तुम लिखे हो, यहाँ पर जो तुम लिखे हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, वो इसीलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सर के ऊपर से चला गया। बेसिकली होता ये है U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस, जब भी कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होता है, माने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन जैसा फोर्स नहीं होता है, तो हम उसके यांत्रिकी ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स नहीं हो, माने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। तो इससे क्या सीख मिली कि U इनिशियल माइनस U फाइनल बराबर K फाइनल माइनस, है ना। तो यहां पर तो हम क्या लिखे हैं, U फाइनल भी 0 और K इनिशियल भी, इसलिए क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो U इनिशियल की जगह पे हो जाएगा mgh और U फाइनल की जगह पे 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, ये फाइनल और ये, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल कितना 0। तो हम लोग जो लिखे हैं ना gh बराबर v फाइनल का स्क्वायर बाई 2, इसलिए किए हैं क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था वो 0 था, नहीं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी यहाँ पे हम लोग करते। यहाँ पे k फाइनल माइनस k इनिशियल में k इनिशियल वाला 0 कर दिया ना, अगर कुछ होता इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो भी यहाँ पे आता। मेरा बात समझ में आ रहा है? पक्का? तो इस लॉजिक से हम बात किए हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तब डेल्टा थीटा 1 बाई डेल्टा थीटा 2 H1 बाई H1 अपॉन H2 बाई H2। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो अलग अलग मासेज हैं जिनका मास का रेशियो 2:3 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो 2:3 है, दोनों रेस्ट से चला है और दोनों का टेम्परेचर चेंज का जो रेशियो है, इंक्रीज इन टेम्परेचर का रेशियो जो है 1:2 है, माने एक का 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा तो दूसरे का 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा टेम्परेचर। और आपसे पूछा रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट ऑफ फॉल, जो हाइट का रेशियो, कितना अलग अलग हाइट से, जो एक को m1 को h1 हाइट से छोड़े हैं और m2 को h2 हाइट से। तो मतलब इसमें इस सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है उसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम क्या लिखेंगे कि एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, इसको कितने हाइट से छोड़े हैं, h1 से, इसको कितने हाइट से छोड़े हैं, h2 से। ठीक है सर। और जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो टकराने से जस्ट पहले इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन वो सारा काइनेटिक एनर्जी दोनों का लॉस हो गया। तो इसका टेम्परेचर का चेंज जो हुआ वो डेल्टा थीटा 1 हो गया और इसका टेम्परेचर का चेंज जो हुआ वो डेल्टा थीटा 2 हुआ, है ना।
इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 था और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 था। इस चीज का जो कंक्लूजन था अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा थीटा 1 बाई डेल्टा थीटा 2 बराबर H1 बाई अपॉन H2 बाई S2, यस और नो? तो दैट इज H1 बाई S1 अपॉन H2 बाई S2, तो दैट इज H1 अपॉन H2 इंटू H2 अपॉन S1। इज दैट ओके? बोलो। और फिर डेल्टा थीटा 1 बाई डेल्टा थीटा 2 कितना दिया हुआ है? 1:2। H1 बाई H2 हमको पता करना है और S2 बाई S1 कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2, यस और नो? तो यहां से H1 बाई H2 कितना आ जाएगा बउआ? 2 कट जाएगा, दैट इज 1/3 एंड दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्या तुम इस सवाल से पहले ये लिखना पसंद करोगे? हाँ ठीक है, तो इसको लिख लो। ऑल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दैट इज यूज्ड इन increasing the temperature, that is used in increasing the temperature। is that okay? लिख लो इसको, पहले तो इसको लिख लीजिए सर, ठीक, और उसके बाद फिर सवाल लिख के उसका आंसर लिखना है। आराम से लिखिए। ये था ना क्वेश्चन? हाँ, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए और सवाल का जवाब भी लिख लीजिए। एक और सवाल है सर कि एक एल्यूमिनियम का केटल है, ठीक है, चाय बनाने के लिए यूज होता है, उसमें पानी भी गर्म कर रही है, ठीक। उस केटल का मास है 1/2 kg। जो बर्तन है चाय, तुम लोग भी तो मैगी वैगी बनाने के लिए यूज करते हो केटल, है ना? तो 1/2 kg है इलेक्ट्रिक केटल का मास जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक। जो कॉइल है उसका वो 500 वाट हीट दे रहा है। जैसे जो भी केटल होता है उसमें इलेक्ट्रिक कॉइल होता है जिसमें करंट पास होता है, तो वो हीट डेवलप करता है और उस हीट का यूज करके पानी गर्म होता है या चाय के लिए जो भी करते हो, ठीक, उसी हीट का यूज किया जाता है खाना गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, जो भी है। तो मैं इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हीटर का कॉइल है, जो केटल का कॉइल है, वो कितना कैपेसिटी है उसका? 500 वाट। क्या वाट नाम सुने हो तुम लोग कभी? किसका यूनिट होता है? पावर का। किसका यूनिट होता है? 10वीं क्लास में पढ़े होगे। पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। बेसिकली ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है, या रेट ऑफ हीट डिसिपेशन होता है, DH/dt होता है, बट हाँ इस लेवल पे कह सकते हो। तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, यस और नो? तो E इज इक्वल टू P इंटू टी। ये जरूर तुम पढ़े होगे 10th क्लास में, उसमें तो किलोवाट आवर यूनिट सब होता है। सवाल भी रहता है कि एक पंखा इतना वाट का है, बल्ब इतना वाट का है, 1 महीना तक चलाए तो फिर बताओ कि कितना बिजली खर्चा हुआ, कितना रुपया खर्चा होगा, बिजली का रेट ये है। इस तरीके का सवाल आपने जरूर करा होगा 10th क्लास, अगर 10th पास हो गए तो बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो आपसे जब बोला गया है ना कि 500 वाट कॉइल है, 500 वाट का, व्हाट डज इट मीन? 500 वाट का क्या मतलब हुआ? 500 वाट का क्या मतलब हुआ? कि वो जो कॉइल है या जो हीटर है या केटल का कॉइल है, वो 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है? 500 जूल। 500 वाट बराबर 500 जूल पर सेकेंड। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो 1 सेकेंड में अगर 500 जूल एनर्जी रिलीज होगा तो हम उसके पावर को क्या बोलेंगे? 500 वाट। उसको क्या बोलेंगे? 500 वाट। तो तुमको केटल के बारे में बता दिया कि केटल हर सेकेंड कितना एनर्जी दे रहा है? 500 जूल, ठीक है। और उस एनर्जी को वो जो 500 वाट है उसको टी 1 सेकेंड में अगर 500 वाट दे रहा तो टी टाइम में कितना देगा? 500 इंटू टी। तो पावर इंटू टाइम कर देंगे तो एनर्जी आएगा,
सवाल वाला क्या बोल रहा है कि उस हीटर के हेल्प से हम 1 केजी पानी के टेम्परेचर को 18 डिग्री सी से 98 डिग्री सी तक ले जाना चाह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हमको कितना समय लग जाएगा इन मिनट, या इन सेकंड निकालेंगे तो मिनट भी आ जाएगा। इज दैट ओके? कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक अप टू हीट 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 18 डिग्री सी टू 98 डिग्री सी इन दैट केटल। हाँ, अब इसमें क्या है कि जो हीट जो तुमको मिलेगा कॉइल से, उस हीट का उपयोग क्या करोगे तुम? पानी गर्म करने में। एट द सेम टाइम जो केटल है एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो पानी गर्म होने की प्रक्रिया में केटल भी तो गर्म होगा। तो हीट हमारा सिर्फ पानी गर्म करने में खर्चा हो रहा है, या दोनों का हीट केटल को भी गर्म करने में और पानी को भी गर्म करने में? तो जो हमको हीट मिलेगा वो मिलेगा पावर इनटू टाइम। और उस हीट को क्या यूज करेंगे? उस हीट का क्या करेंगे? क्या कहां खर्चा करेंगे? केटल को गर्म करने में, उसके लिए ms डेल्टा थीटा कर लेंगे, और फिर पानी को गर्म करने में उसके लिए भी ms डेल्टा थीटा कर लेंगे, और उसके लिए जो हीट चाहिए होगा उसको क्या लिख देंगे? पावर इनटू। तो यहां से टाइम आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। समझ गए ना सवाल? बोलो, लिख लो, सॉल्व करो फिर। हाँ, ये तो सिंपल सवाल है सर। क्या फॉर्मूला उपयोग करें? पावर इनटू टाइम, दैट इज योर एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू m1 s1 डेल्टा थीटा प्लस m2 s2। दूगो का है क्योंकि एल्यूमिनियम भी है और वाटर भी है ना? सही कि गलत? पावर कितना है? 500। टाइम हमको पता करना है। m1 कितना है? हाफ kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 900। और डेल्टा थीटा कितना है? 18 से 98 हुआ, मतलब 18 to 98 दैट इज 80, प्लस m2 कितना बाबू? 1 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? 4186। इसको तो अप्रोक्सीमेटली 4200 लिख देते तो ज्यादा बढ़िया था। इनटू डेल्टा थीटा इज 80। यस और नो? तो t का वैल्यू जो होगा यहाँ पर अगर देखेंगे तो 900 इंटू 40 प्लस 4186 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 500, डिवाइडेड बाय 500। ये कैलकुलेट किए होते अप्रोक्सीमेटली कितना है? 700 कितना? 750 के आसपास, 741 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो दैट इज 741 बाई 60 मिनट। यस और नो? तो तकरीबन कितना हो जाएगा? 12 मिनट, नहीं 12 मिनट कुछ 20-21 सेकेंड। यस और नो? इज दैट ओके? तो दैट इज योर आंसर। ठीक, लिख लो इसको। ठीक है सर, इसमें नया बात तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ये सब सवाल कराने के पीछे पर्पस ये था कि आपको आइडिया हो कि ms डेल्टा थीटा का उपयोग खाली इसलिए नहीं कहेगा कि इतना मास है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो बताओ इतना हीट दिए तो टेम्परेचर चेंज, खाली ये सवाल नहीं पूछेगा तुमसे। ये मिक्सचर वाला सवाल ही जरूरी नहीं है कि पूछे कि इतना एक मास m1 है, वो θ1 टेम्परेचर पे है, m2 है θ2 टेम्परेचर पे है, दोनों मिल गया तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सवाल है। कई केसेस में एनर्जी कंजर्वेशन का भी सवाल आता है। ठीक है क्या? लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री जो है वो भी एनर्जी कंजर्वेशन ही है। एक पार्ट हीट लूज करता है, दूसरा पार्ट हीट गेन करता है, दोनों बराबर होता है ना? तो अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर लिया था। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बदलने के लिए, सिंस 1 केल्विन का चेंज इज ऑल्सो 1 डिग्री सी का चेंज, तो कह सकते हैं 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए दैट इज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस और नो? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं
heat capacity of an object और thermal capacity of an object. ठीक, हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थर्मल कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सुनिएगा, हमको लिखने का पूरा मौका देंगे, आप चिंता मत कीजिए. जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था तो उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट के यूनिट मास, मतलब 1 केजी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. किसी भी मास कुछ भी हो, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, कुछ भी मास हो, और तब उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी ऑफ एन, अच्छा देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल स्पेसिफिक होता है, मटेरियल वाइज. जैसे आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स हो गया, कुछ ना कुछ होगा, कॉपर का कुछ होगा. लेकिन हीट कैपेसिटी आयरन के 5 केजी का हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, 2 केजी का हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, 4 केजी का हीट कैपेसिटी कुछ और होगा. क्योंकि हीट कैपेसिटी में मास को फिक्स 1 केजी जैसा किया नहीं जाता. जो भी मास है उस मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज इट्स हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. तो हमको थोड़ा हिंदी में बताओ तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? It is the amount of heat required to raise the temperature of object by 1 degree C. हमने मास का कोई चर्चा ही, तो जो भी मास है, जो भी है, कोई ईट है उसका हीट कैपेसिटी होगा, कोई पत्थर है उसका हीट कैपेसिटी होगा. आयरन का ही अलग अलग चीज है ना. आयरन का ही कोई स्फीयर है उसका हीट कैपेसिटी अलग होगा, कोई कोन है उसका हीट कैपेसिटी अलग होगा, अलग अलग मास का हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा. तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of an object by 1 डिग्री C और 1 केल्विन. ठीक है क्या? थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन कर लेते हैं. आपने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा? डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप? डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा. डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा, है ना. अगर हम यहाँ पे इफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, देन डेल्टा क्यू इज हाउ मच? डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू एस. और इसी डेल्टा क्यू का नाम क्या है? हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी. दिस इज व्हाट? दिस इज हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटू एस. हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटू एस. हीट कैपेसिटी को h से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? m इंटू एस. इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया? बोलो. जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया हीट पर यूनिट मास पर डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर, और हीट कैपेसिटी क्या हो गया? हीट पर डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर. मास के बारे में कोई चर्चा? जो मास है वो है. ठीक है क्या? तो आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगा, लेकिन आयरन से बने हुए भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि मास अलग अलग होगा. इज दैट ओके? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी और थर्मल. तो इसको थोड़ा लिख लीजिए. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा इज एम एस. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा इज एम एस, एंड that is called heat capacity. That is your heat capacity.
क्लियर। तो ये मटेरियल स्पेसिफिक नहीं होगा, सेम मटेरियल से बने हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा। तो H बराबर m इंटू एस, इसको याद रखिएगा। m इज मास, s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m और s को जरूर मेंशन कर लीजिएगा, व्हाट इज m, व्हाट इज s। m इज मास, s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू बराबर जैसे ms डेल्टा थीटा था, वैसे हीट कैपेसिटी के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, h इंटू डेल्टा थीटा, h इंटू डेल्टा थीटा। इज दैट ओके, क्लियर। हमको एक और चीज पढ़ाना है सर, ये तो सिंपल है, यहाँ पे लिखे ही थे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा लिखे थे ना, h इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा डेल्टा क्यू। हमको एक चीज पढ़ाना है, that is water equivalent of an object, water equivalent of an object। क्या मतलब है इसका, थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई केटल है जिसमें पानी गर्म करते हैं, तो केटल तो बना होगा किसी मेटल का, एल्यूमिनियम का, है ना। उस केटल का एक वाटर इक्विवेलेंट होता है। क्या मतलब हुआ कि अगर 2 मिनट रुक जाओ, क्या लिख रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वाटर इक्विवेलेंट होगा। एक केटल का वाटर इक्विवेलेंट होगा, हमारा वाटर इक्विवेलेंट होगा, पेन का वाटर इक्विवेलेंट होगा, सबका एक वाटर इक्विवेलेंट होगा। वाटर इक्विवेलेंट, इस शब्द का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वाटर, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वाटर। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट के जगह हम वाटर को रिप्लेस कर दें तो कितना वाटर से रिप्लेस करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए सुनना मेरी बात। जैसे कि मान लो आइस है, ठीक, आइस का मास है 5 केजी, आइस का मास है 5 केजी, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। 5 केजी को हम एक काम करते 5 ग्राम ही ले लेते हैं, 5 ग्राम, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि आइस को रिप्लेस कर दे किससे, वाटर से। आइस को रिप्लेस कर दे, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, आइस के जगह उतना वाटर रखेंगे जो वाटर आइस के जितना हीट लेने पे सेम टेम्परेचर का चेंज दे। बात समझ में नहीं आया। लेट से हमारे पास इधर mi है, मास ऑफ आइस, ठीक है सर, और ये जो है ये क्या है, mw, ये क्या चीज है, m वाटर। हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट, ये दोनों इस इक्विवेलेंट को, ये मतलब आइस का वाटर इक्विवेलेंट ये है, मतलब mi ग्राम ऑफ आइस का वाटर इक्विवेलेंट mw ग्राम ऑफ वाटर है। ऐसा कब कहेंगे, ऐसा तब कहेंगे जब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दो और उस हीट को देने से दोनों का टेम्परेचर चेंज जो हो वो बराबर है, दोनों का टेम्परेचर चेंज भी बराबर है। मेरा बात समझ गए क्या, इज दैट ओके। मान लीजिए कि 10 ग्राम आइस को कुछ हीट दिए और उसका टेम्परेचर बढ़ा 2 डिग्री सी, ठीक है, और 20 ग्राम 5 ग्राम वाटर को उतना ही हीट दिया, उसका भी टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सी से बढ़ा, तब उस आइस और वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल mw ग्राम ऑफ वाटर से। कब रिप्लेस कर सकते हैं, जब इसमें मान लो कुछ हीट दिए 100 जूल और इसको भी हीट सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए, इसको भी 100 जूल, ये दोनों अगर इक्विवेलेंट, इस मास के बदले ये वाटर इक्विवेलेंट अगर हुआ तो दोनों को 100 जूल हीट देने से दोनों का टेम्परेचर चेंज बराबर होगा, दोनों का टेम्परेचर चेंज
बराबर होगा, तब तुम इस ऑब्जेक्ट को हटा करके वाटर रख सकते हो। इज दैट ओके? होता क्या है कि जैसे हम लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो लेबोरेटरी में कैलोरी मीटर होता है, जिस जिस कंटेनर में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस कैलोरी मीटर का हमको क्या दे दिया जाता है? वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है क्या? अब उससे क्या होगा ना कि भिन्न भिन्न चीज का वाटर इक्विवेलेंट हमको मालूम है, तो हर चीज का अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानने का जरूरत, सबको हम किसका बना हुआ मान लेंगे? वाटर का बना हुआ, और एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको खाली मालूम हो वाटर का, तो काम चल जाएगा। मेरा बात समझे? जैसे अभी केटल का किए थे ना, एक सवाल किए थे ना, ये किए थे ना, M1S1 डेल्टा थीटा प्लस M2S2 डेल्टा थीटा, तो वाटर का 1 kg मास लिए थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का लिए थे, एल्यूमिनियम का आधा kg मास लिए थे और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 लिए थे। अगर मुझे ये पता होता कि ये जो एल्यूमिनियम है हाफ kg, इसका वाटर इक्विवेलेंट जो है 1/8 kg है, इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है? दैट मीन्स हम ये पहला टर्म लिखते ही नहीं, वाटर को कितना लिख लेते? 1 + 1/8। यहाँ पे टोटल मास कितना होता है? जो वाटर है वो तो है ही, प्लस केटल को हटा करके उसकी जगह 1/8 kg वाटर रख देते, और तब हम लिखते हैं कि टोटल मास इज 1 + 1/8 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा। पहला टर्म की जगह पे खाली यहां पर से ये चीज हटा करके हम सिंपली क्या कर देते हैं? 1/8 kg वाटर रख देते, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते बल्कि वाटर का यूज करते। मेरा बात समझ में आ गया? तो वाटर इक्विवेलेंट देने से तुमको फायदा क्या होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन सबको हटा करके हम सबके बदले में क्या रखते चले जाएंगे? वाटर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका यूज कर लेंगे वाटर का। इज दैट ओके? अब थोड़ा सा वाटर इक्विवेलेंट का ना हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि mi ग्राम ऑफ आइस इज इक्वल टू mw ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स व्हाट? कि Q बराबर mi स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इंटू डेल्टा थीटा, और सेम Q बराबर मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू, तो आप क्या लिख सकते हैं? MISI बराबर MWSW, या MW का वैल्यू क्या हो जाएगा? MISI डिवाइडेड बाय SW। यस और नो? M ग्राम ऑफ आइस whose specific heat capacity is SI is equal to MW gram of water, where MW is how much? MISI divided by SW. SW is specific heat capacity of water. Is that okay? ये तो आइस के लिए हम तुमको बताए, ये तो हम तुमको इन जनरल अगर हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोले, तो पहले तो इस वाटर इक्विवेलेंट को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में डिफाइन कर ले, है ना? क्या डिफाइन करें? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ वाटर, which will have same change in temperature, by supplying same amount of heat, as that of the object। मेरा बात समझ में आया? कि ऑब्जेक्ट को कुछ हीट दिए और वाटर को भी कुछ हीट दिए, दोनों को सेम हीट देने से सेम टेम्परेचर चेंज अगर आ गया तो उस ऑब्जेक्ट के बराबर वो वाटर है, वाटर इक्विवेलेंट वो वाटर है ना? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाटर इक्विवेलेंट इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट
is equal to m naught. Specific heat capacity of object is equal to S naught, and specific heat capacity of water is equal to SW. Specific heat capacity of water is equal to SW. Then water equivalent MW is equal to how much? M naught S naught divided by SW. Is that okay? इतना जरूरत तुमको पड़ेगा नहीं, सिंपली दिया जाएगा कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 1 kg, तो तुम क्या करोगे, कंटेनर की जगह पे 1 kg वाटर रख दोगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज कर लोगे। एक सवाल करके बताते हैं, पहले इसको लिखो, इससे पहले कहाँ कुछ है, ये फर्जी है, वही चीज तुम वहां बताए जी। एक सवाल है नॉर्मल, फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है आपको, तो ओरली भी बता सकते हैं। हम्म, 18 नहीं, 18 ग्राम ना, मतलब 200 ग्राम ऑफ कॉपर को तुम रिप्लेस कर सकते हो 18 ग्राम वाटर से। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्या हमको लिखना है, MW SW इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉपर। दोनों साइड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट सेम रखना, अगर इधर जूल पर केजी पर डिग्री सी है तो इधर भी जूल पर केजी पर डिग्री सी, इधर अगर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी है तो इधर भी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अच्छा, मास ऑफ वाटर तुम लोगों को पता ही करना, वाटर इक्विवेलेंट पता करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 11th वाले लोग कल 2 को बताए बोले थे रटने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, मतलब वाटर के 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सी से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस बताए थे 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब मास ऑफ कॉपर कितना होगा, 200 ग्राम, मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना होगा, 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। यस और नो, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी कट जाएगा नहीं, तो MW का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और यूनिट क्या बच जाएगा उसका, ये तो ग्राम में ही था ना, तो इधर भी MW जाएगा वो ग्राम में ही हो जाएगा। इज दैट ओके? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि आप कॉपर का कितना मास का टुकड़ा रख लीजिए, 200 ग्राम मास का एक कॉपर का टुकड़ा रख लीजिए, ठीक, और उसके बगल में 18 ग्राम वाटर रख लीजिए, 18 ग्राम वाटर रख लीजिए, ठीक है सर। दोनों को मान लीजिए कि Q अमाउंट ऑफ हीट दीजिए, दोनों को Q अमाउंट ऑफ हीट, और ऐसा देने से दोनों का टेम्परेचर चेंज जो होगा बराबर आएगा, इसका जितना डेल्टा थीटा होगा इसका भी उतना डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। इसीलिए 200 ग्राम कॉपर का इक्विवेलेंट क्या है, 18 ग्राम वाटर। बात समझ गए? पक्का पक्का बोलो। नहीं हम अभी लिख लियो क्या, नहीं लिखो तो लिखने देंगे, रुक जाओ। जैसे अगर हम ऐसा बोल दें कि अ कॉपर केटल ऑफ 200 ग्राम, ठीक है, कॉपर केटल ऑफ 200 ग्राम हैज वाटर 100 ग्राम, 100
ग्राम। एक कॉपर केटल है 200 ग्राम का, और उसमें वाटर कितना है 100 ग्राम एट 20 डिग्री से, एट 20 डिग्री से, ठीक है। इफ 50 ग्राम वाटर इज मिक्स्ड which is at 80 degree C to into the kettle, then find final temperature of mixture. मेरा बात समझे कि एक केटल है, कॉपर का बना हुआ है, कितना ग्राम है मास 200 ग्राम, और उसमें पहले से वाटर है कितना ग्राम 100 ग्राम, जो कि ऑलरेडी कितना टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सी टेम्परेचर पे। उसमें हम 50 ग्राम जो है वाटर मिक्स कर दिए, लेकिन जो वाटर लाए हैं 50 ग्राम उसका टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सी। फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, और यूज डेटा ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन वेर एवर रिक्वायर्ड। अगर जरूरत है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा क्या यूज करोगे, कॉपर के बदले कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट तुमको मालूम है 200 ग्राम कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है 18 ग्राम। 200 ग्राम कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है। तो अब एक बात बताओ, तुमको सवाल समझ में आया, कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया। क्या बोला कि कॉपर का केटल है जिसका मास है 200 ग्राम, उसमें पानी रखा हुआ है कितना 100 ग्राम, दोनों का टेम्परेचर शुरुआत में कितना है 20 डिग्री से, उसमें कुछ गर्म पानी मिला है, कितना गर्म पानी मिला है 50 ग्राम, उस गर्म पानी का टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सी। फाइनली मिक्सचर का टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा 80 और 20 के बीच में, वो फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। तो क्या हम करेंगे सो बताओ। इस सवाल को करने के लिए व्हाट शुड आई डू, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा। शुरुआत में हम एक साइड में क्या रखेंगे वाटर, कितना ग्राम वाटर रखेंगे, वाटर कितना ग्राम रखेंगे, नहीं, वाटर रखेंगे 100 प्लस 18 ग्राम। वजह क्या है 200 ग्राम कॉपर बराबर कितना आया था 18 ग्राम वाटर आया था ना। तो अब केटल में जब हम गर्म पानी मिलाएंगे तो खाली ठंडा पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि केटल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉपर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कॉपर का मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ नहीं है। तो मास किसका यूज करें, तो हम क्या करेंगे वाटर इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे। और हमको प्रीवियस क्वेश्चन से मालूम है कि 200 ग्राम कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, ये दोनों बराबर का मतलब समझ गए ना, वाटर इक्विवेलेंट। तो अब हमारे पास 100 ग्राम तो वाटर है ही 20 डिग्री सी पे, कॉपर के बदले कितना ग्राम रख देंगे 18 ग्राम वाटर, कितना डिग्री सी पे 20 डिग्री सी पे, और उसमें क्या मिक्स कर देंगे हम लोग, क्या मिक्स कर देंगे 50 ग्राम वाटर, उसमें हम लोग क्या मिक्स कर देंगे 50 ग्राम वाटर, कितना डिग्री सी पे। और फाइनली हमको कॉमन टेम्परेचर जो भी आएगा T वो पता करना है। तो इसमें से कौन सा पार्ट हीट लूज करेगा, कौन सा गेन करेगा, 50 ग्राम जो हॉट वाटर है वो हीट लूज करेगा, और 118 ग्राम जो कोल्ड वाटर है इट विल गेन द हीट। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू लॉस्ट बराबर डेल्टा क्यू गेन्ड बराबर डेल्टा क्यू लॉस्ट। पेन नीचे, ये कितना गेन करेगा 100, डेल्टा क्यू होता है एमएस डेल्टा टी, तो 118 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी पर सेंटीमीटर बोल रहा है, और इंटू डेल्टा थीटा इसका कितना हो जाएगा T माइनस 20, तो ये हीट गेन करेगा और ये हीट लूज करेगा। इसका क्या होगा 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना 1 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सी इनटू टेम्परेचर चेंज इसका कितना हो जाएगा 80 माइनस टी, इसका टेम्परेचर तो घटा है तो लॉस इन टेम्परेचर हो जाएगा 80 माइनस टी, यस और नो। अब इसके बाद तो फिजिक्स बचा नहीं, क्या बचा, यहां तक विज्ञान था, बाकी चीजें गणित है। तो कर लेते सॉल्व, कितना हो गया इधर 118 टी माइनस 2360 इज इक्वल टू, ये दोनों कितना हो जाएगा 4000 माइनस 50 टी, तो इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा 168 टी बराबर 2760, यस और नो। 4000 ही तो है, तो ये गड़बड़ हो गया, 6360 होगा, नहीं 6360, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 6360 डिवाइडेड बाई 168, है ना। मोबाइल वाले तो तुम लोग रखते नहीं हो, रुक जाए 1 मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे कोई है स्मार्ट आदमी जो तुरंत कैलकुलेट करके बता दे। 6360 डिवाइडेड बाई 168, 37.85 है, 37.85, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी 37.85 डिग्री सी। आप वाटर इक्विवेलेंट का एक यूज समझ गए, यहाँ पे और भी यूजेज होमवर्क वगैरह में मिलेगा। आज रोक देते हैं, इसलिए रोक देते हैं कि हमको पढ़ाना है एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वही अंतिम टॉपिक भी है, उसी में मिक्सचर विक्सचर का प्रॉब्लम आएगा, तो अगले क्लास में करते हैं और उस क्लास में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।